हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 3D में अपना लेक्चर आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें वो होगा अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्म हमने सिमेट्रिकल फॉर्म देखा था, और वो था हमारा कुछ इस तरीके से x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, इस तरीके से। तो ये हमारा सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन था। अब हम लोग बात करेंगे अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले इसको हम समझेंगे कि ये अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे पास दो प्लेन हैं, a1x प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इज इक्वल टू जीरो एंड a2x प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू इज इक्वल टू जीरो। अब अगर ये दोनों प्लेन्स इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, तो ये जब भी इंटरसेक्ट करेंगे ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे, है ना। सपोज ये हमारा पहला प्लेन है और ये हमारा दूसरा प्लेन है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये दोनों प्लेन जो हैं आपस में एक लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे, और इसी लाइन को हम लोग बेसिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अनसिमेट्रिकल फॉर्म में। यानी इस बार हम लाइन का इक्वेशन कुछ इस तरीके से ना रिप्रेजेंट करके इन दोनों प्लेन्स का इक्वेशन अगर हम दे दें, तो इन दोनों प्लेन्स के कॉम्बिनेशन से भी हमारे पास क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और उसी को हम लोग कहते हैं अनसिमेट्रिकल फॉर्म। अब अगर ध्यान से देखें तो सपोज अगर मान लीजिए ये प्लेन वन का नॉर्मल आपका n1 है और प्लेन टू का नॉर्मल आपके पास n2 है, तो जो ये लाइन होगा इसका नॉर्मल जो होगा, इसका रिलेशन क्या होगा n1 और n2 के साथ, थोड़ा ये समझने की कोशिश करते हैं। क्लियरली ये जो लाइन है ये दोनों ही प्लेन में लाई करेगा, और प्लेन में लाई करने वाला कोई भी लाइन इस प्लेन के नॉर्मल के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। यानी ये वाला जो लाइन होगा वो इस नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर होगा, और ये जो लाइन होगा इस नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर होगा। यानी n का अगर n1 के साथ रिलेशन देखें तो n डॉट n1 भी हमारा जीरो होगा और n डॉट n2 भी हमारा जीरो होगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो लाइन का डायरेक्शन होगा ये इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा, और अगर इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है तो ये हमेशा n1 क्रॉस n2 के क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। यानी डायरेक्शन ऑफ द लाइन निकालना तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया। डायरेक्शन ऑफ द लाइन विल ऑलवेज बी पैरेलल टू n1 क्रॉस n2, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, वेक्टर अलोंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, और प्लेन का इक्वेशन पहला प्लेन ये है, दूसरा प्लेन ये है, ये हमेशा लाइन जो होगा n1 क्रॉस n2 के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि प्रोसीजर टू कन्वर्ट अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन टू सिमेट्रिकल फॉर्म। तो अगर मान लीजिए अनसिमेट्रिकल फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो उसको सिमेट्रिकल फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होगी। पहला तो एक पॉइंट ऑन द लाइन, है ना, पॉइंट ऑन द लाइन, और दूसरा उसका डायरेक्शन। दूसरा हमें चाहिए होगा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो हमारा सॉर्टेड है, ये हमने तुरंत अभी देखा था कि डायरेक्शन हमारा n1 क्रॉस n2 के पैरेलल हो जाएगा। दूसरी रिक्वायरमेंट जो है पॉइंट की, इसके बारे में हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। मान लेते हैं आपके दोनों प्लेन के इक्वेशन ये हैं, ठीक है, और लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है वो ए बी सी है। तो सिंस ये ए बी सी ए वन बी वन सी वन के परपेंडिकुलर, ए टू बी टू सी टू के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास रिलेशन जो हो जाएगा वो इसका डॉट प्रोडक्ट दोनों का जीरो होगा। यानी ए वन प्लस बी वन प्लस सी वन जीरो हो गया, ए टू प्लस बी टू प्लस सी टू जीरो हो गया। अब इन दोनों इक्वेशंस के हेल्प से हम ए बी और सी के प्रोपोर्शनल वैल्यूज निकाल सकते हैं, और हमने देखा है ये कैसे निकालेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से, ठीक है। तो ए बी सी हमारा निकल गया, ठीक है। अब बात आती है पॉइंट निकालने की। तो पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे कि ये लाइन जो है ए बी वो एक्स वाई प्लेन को
इस पॉइंट पे कट करता है, x1, y1, 0 पे। ठीक है, अब अगर लाइन एक प्लेन को इस पॉइंट पे कट करता है तो ये वाला जो पॉइंट है वो उस लाइन पे लाई करेगा, और अगर लाइन पे लाई करेगा तो वो उन दोनों प्लेन्स पे भी लाई करेगा। तो इस पॉइंट को प्लेन 1 में हम सेटिस्फाई करवाएंगे, इस पॉइंट को प्लेन 2 में सेटिस्फाई करवाएंगे, और इन दोनों इक्वेशन से हम x1 और y1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि ये 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन सिस्टम बन गया। तो यहां से हमें x1 y1 मिल जाएगा, तो यानी हमें पॉइंट मिल जाएगा। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको और सॉल्व करके देखते हैं कि एग्जैक्टली ये काम किस तरीके से करता है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड दिस। ठीक है, ये दोनों प्लेन हमें दिए हुए हैं, तो मान लेते हैं जो लाइन होगा हमारा, ठीक है, उसका डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, ये मान लेते हैं हमारे पास ए, बी और सी है। तो अब ये लाइन दोनों ही प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों प्लेन के डायरेक्शन रेशियो, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो के साथ डॉट प्रोडक्ट इसका 0 होगा। तो आपके पास पहले प्लेन के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें रिलेशन, तो ये आ जाएगा a प्लस बी माइनस 2c इज इक्वल टू 0, क्योंकि पहले प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो 1, 1, माइनस 2 है, दूसरे प्लेन का डायरेक्शन रेशियो 3, माइनस 1, 4 है। तो ये हो गया 3a माइनस बी एंड प्लस 4c इज इक्वल टू 0, है ना। दो इक्वेशन मिल गए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम ए बी सी के पैरेलल और प्रोपोर्शनल नंबर्स निकाल लेंगे। तो ए लिख रहे हैं, तो इसके बी के नीचे जो वैल्यू हो जाएगी वो इसका कोएफिशिएंट इनटू दिस, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 इंटू 4, तो 4 माइनस माइनस 1 इंटू माइनस 2, तो माइनस 2। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन, फिर क्या होगा, इसका कोएफिशिएंट इनटू दिस, सो दिस इज अगेन 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू माइनस 2, तो 4 प्लस 6 ये हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू सी अपॉन, सी के नीचे का कोएफिशिएंट लिखेंगे जब, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ठीक है, तो ये 1 इंटू माइनस 1 एंड माइनस 3, तो माइनस 1 माइनस 3, यानी ये वैल्यू आ गई आपको a अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 10 इज इक्वल टू सी अपॉन माइनस 4। चाहें तो हम 2 कॉमन करके हटा देते हैं, तो हमारे पास रिलेशन हो जाएगा a अपॉन 1 इज इक्वल टू बी अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू सी अपॉन माइनस 2। तो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन आ गया हमारा 1, माइनस 5, माइनस 2। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो आ गया। अब निकालना हमें पॉइंट है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट लाइन कट्स XY प्लेन, ठीक है, इन x1, y1, 0। ठीक है, तो ये पॉइंट दोनों ही प्लेन पे लाई करेगा, तो आपके पहले प्लेन के हिसाब से x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 8 आ गया पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन आ गया 3x1 माइनस y1 इज इक्वल टू 12। ठीक है, इससे हम x1 y1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से 4x1 इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, यानी x1 की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, x1 की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो y1 की वैल्यू आ गई 3। तो यानी देयरफॉर पॉइंट हमारे पास लाइन पे हो गया 5, 3, 0। तो देयरफॉर आपका लाइन हो जाएगा x माइनस 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन माइनस 2। तो ये आपके लाइन का इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन को सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं।
आई होप ये पूरा प्रोसेस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है ना। तो चलिए कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास तीन प्लेन दिए हुए हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ठीक है, अब अगर ये तीन प्लेन हमें दिए हुए हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि कैन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, जैसे x y और z, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स प्लेन हमारे हमेशा क्या होता है, ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करता है, तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो कैन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, तो इसका कहने का मतलब कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, याद करिए डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस में हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यहां पे क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। तो जब भी प्लेन्स है ना, जब भी ये प्लेन्स किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो उस केस में हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक यूनिक सोल्यूशन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं कि कैन इंटरसेक्ट कोएक्सियली, यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल हैविंग इनफाइनाइट सोल्यूशन। कोएक्सियली कहने का मतलब क्या है कि एक सिंगल लाइन पे इंटरसेक्ट हो रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक प्लेन हो गया, ठीक है, ये दूसरा प्लेन हो गया, है ना, और इन्हीं के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमारा तीसरा प्लेन पास हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से अपना तीसरा प्लेन ले लीजिए। ठीक है, तो ये तीनों प्लेन क्या हैं, इस लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर इस लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी इस लाइन पे लाई करने वाले कितने पॉइंट्स होंगे आपके पास, इनफाइनाइट पॉइंट्स, और इन इनफाइनाइट पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग आपके पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आपके पास क्या मिल गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो जब कोएक्सियली इंटरसेक्ट करेंगे तो उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है क्या। तीसरा पॉइंट देखते हैं कि मे नॉट हैव अ कॉमन पॉइंट, यानी ऐसा भी तो हो सकता है कि ये तीनों पॉइंट्स, ये तीनों प्लेन्स जो हैं वो किसी एक पर्टिकुलर न पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें और ना ही किसी पर्टिकुलर लाइन पे इंटरसेक्ट करें। ठीक है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक प्लेन कुछ ऐसा हो, दूसरा प्लेन कुछ ऐसा हो और तीसरा प्लेन कुछ ऐसा हो। तो यानी तीनों प्लेन में अगर आप देखिए तो तीनों प्लेन में ऐसा कॉमन पॉइंट कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, तीनों ही प्लेन पे ऐसा कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, एंड दैट इज वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा इसका कोई भी यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। यानी हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं हो रहा है और ना ही कॉमन लाइन हो रहा है, यानी इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का नो सोल्यूशन हो जाएगा। यानी आपके पास अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल दिया हुआ है तो आपके पास तीन पॉसिबिलिटी बनती है, या तो आपके पास यूनिक सोल्यूशन होगा या फिर आपके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन के केस में तीनों प्लेन्स किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन के केस में तीनों प्लेन्स किसी एक लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे, और नो सोल्यूशन के केस में ना ही तीनों प्लेन्स किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे और ना ही किसी लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहां पे एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, इसमें प्लेन पे लाई करने वाले तीन पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, तो हमें निकालना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए हमने ये बात पढ़ी हुई है कि थ्री पॉइंट फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन कैसे होता है। तो मान लेते हैं ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया और ये हमारा R3 हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन हमारा सीधे सीधे हो जाएगा x माइनस वन, क्योंकि r माइनस आर वन हम लोग लेते थे, है ना। अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो ये इक्वेशन r माइनस आर वन, R2 माइनस आर वन एंड R3 माइनस आर वन, इसका बॉक्स इज इक्वल टू 0 हो जाता था। और इस बॉक्स को अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा x माइनस वन, वाई माइनस वन एंड z माइनस फाइव, फर्स्ट रो हो गया। सेकेंड रो हो जाएगा आपका R2 माइनस आर वन के करस्पॉन्डिंग, तो 2 माइनस वन इज 1, 2 minus 1 is again 1 and 0 minus 5 is minus 5.
और तीसरा हो जाएगा R3 माइनस R1, तो 0 माइनस 1 इज -1, 0 माइनस 1 इज -1 एंड 6 माइनस 5 इज 1। देखिए वैसे तो मैं पॉइंट्स को देख के डायरेक्टली प्लेन का इक्वेशन बोल सकता हूं, लेकिन पहले मैं आपको निकाल लेता हूं, फिर आपको बताता हूं कि डायरेक्टली हम प्लेन का इक्वेशन कैसे बोल सकते थे। ठीक है, तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस 1, इसका कोइफिशिएंट हो गया 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 माइनस ऑफ -1 इंटू 5, तो ये कोइफिशिएंट हो गया -4, माइनस ऑफ y माइनस 1, इसका कोइफिशिएंट हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस ऑफ -1 इंटू -5, अगेन कोइफिशिएंट हो गया -4, एंड प्लस z -5 का कोइफिशिएंट आएगा, ये हो जाएगा आपका 1 इंटू -1 दैट इज -1 एंड माइनस ऑफ -1 इंटू 1 दैट इज 1, तो ये हो गया 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो -4 कॉमन करके हटा दें तो ये इक्वेशन सिंपली लिखा हुआ है हमारे पास, x माइनस 1 माइनस ऑफ y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये मैं बिना सिंप्लीफाई किए भी ये आंसर बोल सकता था, और यहाँ पॉइंट से बड़ा ऑब्वियस है। देखिए x और y कोऑर्डिनेट, x और y कोऑर्डिनेट, x और y कोऑर्डिनेट तीनों ही पॉइंट में क्या है, इक्वल है। तो x और y कोऑर्डिनेट तीनों पॉइंट में इक्वल हैं, तो क्लियरली ये तीनों पॉइंट x इज इक्वल टू वाई प्लेन पे लाई करेंगे, और x इज इक्वल टू वाई प्लेन ही तो हमारा फाइनली आंसर आया। तो बिना सॉल्व किए भी इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग बोल सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम वही अरेंजमेंट है, इस बार हमें निकालना है फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए बी एंड प्लेन। ठीक है, तो प्लेन का इक्वेशन तो हमें पता चल गया। प्लेन हमारे पास क्या आ गया है, प्लेन हमारे पास आ चुका है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो अब हमें लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा ए बी का। ठीक है, ए बी का इक्वेशन हम सीधे सीधे निकालते हैं, पॉइंट हमें पता है लाइन पे लाई करने वाला, तो x माइनस 3 अपॉन डायरेक्शन रेशियो। तो दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, इसके x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस और z कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, है ना। तो x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस आया आपके पास 4 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस -2 इज इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन z कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस -14। ठीक है, चाहे तो हम 2 कॉमन करके हटा देते हैं, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको लिख सकते हैं x माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन -1 इज इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन -7। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमें इस लाइन पे एक वेरिएबल पॉइंट चाहिए होगा, तो इज इक्वल टू लैम्डा मान के हम पॉइंट ऑन ए बी निकाल लेते हैं, वेरिएबल पॉइंट ऑन ए बी। ये क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 3 एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स की वैल्यू, माइनस लैम्डा प्लस 2 वाई कोऑर्डिनेट एंड -7 लैम्डा प्लस 4, ये आपका z कोऑर्डिनेट हो गया। अब हमें क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो क्लियरली ये पॉइंट इस प्लेन पे लाई करने के लिए हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को प्लेन में पुट करना पड़ेगा। तो प्लेन तो हमारे पास सिंपली है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो x के बदले में 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस वाई के बदले में माइनस लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये हो गया 3 लैम्डा, है ना, और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई -1/3। लैम्डा आ गया -1/3, तो देयरफॉर पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट देखिए -1/3 पुट कर देते हैं, तो ये हो गया -2/3 प्लस 3, तो 7/3, है ना। y कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपके पास अगेन 7/3, क्योंकि x और y कोऑर्डिनेट तो सेम ही आएंगे प्लेन पे, और z कोऑर्डिनेट हो जाएगा -7, तो 7/3 प्लस 4 दैट इज 19/3। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट जो m था
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन विद द प्लेन, ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इमेज ऑफ ए इन द प्लेन। अब यहां थोड़ा सा चीज हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि यहां पे हम कुछ थियोरी का पार्ट भी सीखने वाले हैं। कैसे हम निकालेंगे ए का रिफ्लेक्शन प्लेन में? तो देखिए, जब भी हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, सपोज ये प्लेन मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और यहां पे हमें पॉइंट ए दिया हुआ है, इसका रिफ्लेक्शन निकालना है हमें प्लेन में। ठीक है, रिफ्लेक्शन निकालना है हमें प्लेन में। मान लेते हैं ये रिफ्लेक्शन हमारा ए डैश है। तो रिफ्लेक्शन ए डैश के बारे में हम क्या कह सकते हैं? ए डैश जो होगा वो प्लेन के नॉर्मल के पैरेलल होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? क्योंकि रिफ्लेक्शन जब भी हम निकालते हैं तो वो हमेशा परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग निकालते हैं, है ना? तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर हमारे पास निकल जाए, चलिए इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को P बोल देते हैं। अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर P हमारे पास निकल जाए तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से ए डैश की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां पे सीखने वाले क्या हैं? हम जो थियोरी वाला पार्ट हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी लाइन पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन प्लेन कैसे निकालते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन प्लेन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ए से पास होता हुआ एक लाइन एन के पैरेलल लिख लेंगे। तो एन तो हमें पता है क्योंकि प्लेन का इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो एन हमें पता है, इसका डायरेक्शन रेशियो है 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा 0। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए एंड पैरेलल टू n, पैरेलल टू n। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल से हम लिख सकते हैं। कैसे? ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस ए का कोऑर्डिनेट क्या क्या था? 3, 2 एंड 4। तो ये इक्वेशन हो गया x माइनस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन 4, सॉरी अपॉन 0। ठीक है, अब इस पे हमें मानना है एक वेरिएबल पॉइंट p का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो p का कोऑर्डिनेट हमारे पास हो जाएगा वेरिएबल के फॉर्म में, ये बन जाएगा लैम्डा प्लस 3 कॉमा माइनस लैम्डा प्लस 2 और कॉमा z कोऑर्डिनेट तो हमारा 4 ही रहा क्योंकि 0 इंटू लैम्डा प्लस 4 4 दे देगा। ठीक है, नाउ फॉर p टू लाई ऑन द प्लेन, p प्लेन पे लाई करना चाहिए तो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, p will satisfy प्लेन का इक्वेशन दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, है ना? तो p का कोऑर्डिनेट इसमें पुट कर देते हैं तो ये हो गया आपके पास लैम्डा प्लस 3 माइनस ऑफ माइनस लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और ध्यान से देखिए यहां से 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस हाफ। लैम्डा की वैल्यू माइनस हाफ आ गई तो देयरफॉर p का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, माइनस हाफ पुट कर देते हैं तो माइनस हाफ प्लस 3 5/2। y कोऑर्डिनेट भी सिंस प्लेन पे लाई कर रहा है तो 5/2 ही आने वाला है, वैसे कैलकुलेट करके भी देख लीजिए। और z कोऑर्डिनेट हमारे पास 4 हो गया। तो p का कोऑर्डिनेट आ गया। अब a डैश का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो a डैश का कोऑर्डिनेट अगर हम x, y, z मान लेते हैं तो क्लियरली हमारे पास x प्लस 3 अपॉन 2 इसकी वैल्यू p के कोऑर्डिनेट के बराबर आनी चाहिए, दैट इज 5/2, यानी यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2। सिमिलरली y प्लस 2 अपॉन 2 इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 5/2, यानी यहां से y की वैल्यू आ गई 3। और z तो हमारा 4 ही रहने वाला है तो z को हम 4 ही रहने देते हैं क्योंकि ये z कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका z प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो देयरफॉर रिफ्लेक्शन आ गया आपके पास, रिफ्लेक्शन ये आ जाएगा 2, 3,
और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है। 3D में जितना ज्यादा अच्छे तरीके से आप विजुअलाइज कर सकें, उतने ही ज्यादा आसानी से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो 3D रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ विजुअलाइजेशन। इफ यू कैन विजुअलाइज थिंग्स इजीली, देन सॉल्विंग क्वेश्चंस इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। ठीक है, ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इमेज ऑफ लाइन इन ए बी। इमेज ऑफ लाइन ए बी इन द प्लेन। अब इस बार हमें लाइन ए बी का इमेज चाहिए। ठीक है, यानी इस बार हम पॉइंट का इमेज नहीं निकाल रहे हैं, इस बार तो हमें पूरा का पूरा लाइन का इमेज चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। जैसे ये हमारे पास प्लेन हो गया, एक बार अच्छे से फिगर इसका बना के देखते हैं। ये हमारे पास प्लेन हो गया। ठीक है, और ये कुछ लाइन ए बी इस तरीके से हमें दिया हुआ है। सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट है, इस प्लेन को थोड़ा बड़ा और बना लेते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट है हमारे पास कहीं बी। ठीक है क्या, अब अगर ए बी का, हमें लाइन ए बी का रिफ्लेक्शन चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए का रिफ्लेक्शन निकाल लेंगे प्लेन में, है ना, ए डैश, और बी का रिफ्लेक्शन निकाल लेंगे प्लेन में। ठीक है, ये मिल जाएगा हमें बी डैश, और ए डैश और बी डैश को ज्वाइन करने वाला लाइन, यही तो हमारा रिक्वायर्ड रिफ्लेक्टेड लाइन है। ठीक है, तो ए डैश हम ऑलरेडी क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। ठीक है, ए डैश हमने रिफ्लेक्शन ऑफ इमेज ऑफ ए इन द प्लेन हमने निकाला था 2,3,4। तो ये हमारे पास 2,3,4 ऑलरेडी पता है। ठीक है, बी का रिफ्लेक्शन भी हमें निकालना पड़ेगा, और बी पॉइंट हमें दिया हुआ है 7,0, -10। तो यहां से है 7,0, -10। ठीक है, तो बी का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। प्लेन का इक्वेशन हमें पता है, बी का रिफ्लेक्शन निकालना पड़ेगा। तो प्लेन का इक्वेशन x - y = 0 पता है। तो बी बी डैश लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग सीधे लिखते हैं x - 7 अपॉन 1 इज इक्वल टू y - 0 अपॉन -1 इज इक्वल टू z - 10 अपॉन 0। ठीक है, वेरिएबल पॉइंट हमारे पास आ गया, वेरिएबल पॉइंट, तो इसको इज इक्वल टू लैम्डा मान लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास लैम्डा + 7 माइनस लैम्डा एंड 10। ठीक है क्या, अब यहां से ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये प्लेन पे लाई करेगा, तो दिस विल सेटिस्फाई द प्लेन, सेटिस्फाई द प्लेन बिकॉज इट लाइज ऑन द प्लेन, क्योंकि हम सबसे पहले इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां से निकालने की कोशिश करेंगे, Q। तो Q का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस वेरिएबल पॉइंट को हम प्लेन में पुट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा लैम्डा + 7 माइनस ऑफ माइनस लैम्डा, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहां से 2 लैम्डा + 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -7/2। तो देयरफॉर Q का कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा, लैम्डा के बदले में -7/2 डाल देते हैं, तो ये बन जाएगा 7/2। ठीक है, 7/2 एंड 10 -10, सॉरी, यहाँ पे -10 था तो यहाँ +10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये -10। Q का कोऑर्डिनेट निकल गया, तो B डैश का कोऑर्डिनेट बहुत आसानी से निकल जाएगा। इसको, इसके कोऑर्डिनेट को अगर हम अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं, तो अल्फा + 7/2 इज इक्वल टू 7/2 आ जाएगा। वैसे भी देखिए, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट 7/2, मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि मुझे बहुत ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो बीटा की वैल्यू मैं बी डैश की वैल्यू डायरेक्टली लिख लेता हूँ। तो ये 7 + 0/2 आएगा, तो ये हो गया 0, फिर ये हो जाएगा 7 एंड -10। ठीक है, तो बी डैश की भी कोऑर्डिनेट, बी डैश के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो अब हमें निकालना है ए डैश बी डैश का इक्वेशन। ठीक है, तो 2 पॉइंट फॉर्म में सीधे सीधे इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा,
पॉइंट है हमारे पास, इस वाले 2 3 4 को हम ले लेते हैं पॉइंट, तो x माइनस 2 अपॉन फिर 2 माइनस 0 दैट इज 2, y माइनस 3 अपॉन 3 माइनस इसका y कोऑर्डिनेट 7 तो माइनस 4 इज इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन इसका z कोऑर्डिनेट a डैश का z कोऑर्डिनेट माइनस b डैश का z कोऑर्डिनेट, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 14। ठीक है, आप चाहें तो 2 कॉमन करके बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 कॉमन करके बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन माइनस 7। सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है क्या? सारे कैलकुलेशन सही हुए? एक बार फिर से देख लेते हैं। बी डैश की वैल्यू हमारे पास आ चुकी थी, तो ये हो जाएगा बी डैश का, एक बार कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख लेते हैं हम, 0 7 और माइनस 10। तो x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 2 माइनस 0 2 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 3 माइनस 7 माइनस 4 हो जाएगा, और z कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस प्लस 14 होगा, सॉरी, तो यहाँ पे प्लस 14 होगा, तो यानी यहाँ पे प्लस 7 होगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंट 0,1,2 एंड लाइन दिस इज गिवन। तो अब हमें क्या करना है, फुट ऑफ पॉइंट एन, यानी एक पॉइंट हमें दिया हुआ है और एक लाइन हमें दिया हुआ है, तो इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द लाइन निकालना है। तो ये भी एक तरीके से कुछ थियोरी ही हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, कि अगर एक पॉइंट गिवन है और एक लाइन गिवन है, तो हम पॉइंट का लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है अप्रोच। आप देखिएगा, अप्रोच देखिएगा तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। पॉइंट यहां पे यही है कि ये जो लाइन अगर दिया हुआ है, इस पे अगर हम कोई वेरिएबल पॉइंट मान लें, तो लैम्डा के करस्पॉन्डिंग, लैम्डा के टर्म्स में हम इस एन का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। तो देखिए एन का कोऑर्डिनेट लैम्डा के टर्म्स में क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 इंटू लैम्डा प्लस 1, तो लैम्डा प्लस 1, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस 1 इंटू लैम्डा प्लस 1, तो माइनस लैम्डा प्लस 1, और z कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 इंटू लैम्डा प्लस 0 यानी 2 लैम्डा। सो फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये n का कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 1 एंड 2 लैम्डा। ठीक है, अब हमें बस लैम्डा की वैल्यू चाहिए, लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी तो हमें n मिल जाएगा। लैम्डा की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो ये जो pn वेक्टर है, ये pn वेक्टर इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो एक काम करते हैं, pn वेक्टर निकाल लेते हैं। pn वेक्टर हो जाएगा आपका n वेक्टर और n के कोऑर्डिनेट्स माइनस p के कोऑर्डिनेट्स, तो ये लैम्डा प्लस 1 माइनस 0, तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 टाइम्स i। ठीक है, फिर माइनस लैम्डा प्लस 1 माइनस 1, तो माइनस लैम्डा टाइम्स j, एंड 2 लैम्डा माइनस 2 k। ये pn वेक्टर हो गया, और यहां pn वेक्टर जो होगा, दिस विल बी परपेंडिकुलर टू द लाइन, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन कहने का मतलब लाइन के अलोंग जो वेक्टर है, और लाइन के अलोंग वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो 1 माइनस 1 और 2 है, तो ये वेक्टर हो जाएगा i माइनस जे एन प्लस 2 के, है ना। ये इसके परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं दोनों के x कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट, है ना। तो ये बन जाएगा, डॉट प्रोडक्ट सीधे निकाल रहा हूं मैं दोनों वेक्टर के बीच का, तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 इंटू 1 एंड माइनस लैम्डा इंटू माइनस 1 एंड प्लस 2 लैम्डा माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहां से हो गया आपके पास लैम्डा प्लस 1 प्लस लैम्डा एंड प्लस 4 लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यानी यहां से हो गया आपका 6 लैम्डा इज इक्वल टू 3, यानी लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/2। लैम्डा जैसे ही 1/2 आया, तो n का कोऑर्डिनेट आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू हाफ n के कोऑर्डिनेट्स में पुट करके। तो ये हो जाएगा आपका 3/2 कॉमा 1/2 एंड कॉमा 1। सो दिस विल बी योर फुट ऑफ परपेंडिकुलर।
ठीक है क्या? नेक्स्ट हमें चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पी एन। तो अब अगर n का कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया कि n का कोऑर्डिनेट है 3/2, 1/2 एंड 1, तो इक्वेशन ऑफ पी एन निकालना तो बहुत आसान है। तो पी एन का इक्वेशन निकालने के लिए सीधे 2 पॉइंट फॉर्म लाइन का हम यूज कर लेते हैं। तो x माइनस 0/3/2 माइनस 0, है ना, इज इक्वल टू y माइनस 1/1/2 माइनस 1 एंड इज इक्वल टू z माइनस 1/1 माइनस z माइनस 2/1 माइनस 2। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लें तो ये लिखा हुआ है x/3/2 इज इक्वल टू y माइनस 1/-1/2 एंड इज इक्वल टू z माइनस 2/-1। चाहे तो हम डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करके इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x/3 इज इक्वल टू y माइनस 1/-1 इज इक्वल टू z माइनस 2/-2, और ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड इमेज ऑफ p इन द लाइन। अगेन बहुत सिंपल सा हो जाएगा क्योंकि n का कोऑर्डिनेट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो इमेज ऑफ p इन द लाइन और कुछ नहीं बल्कि इसका, अगर मान लीजिए इमेज p डैश है, तो p और p डैश का मिड पॉइंट आपका n होगा। ठीक है, p और p डैश का मिड पॉइंट आपका n होगा। तो p डैश का कोऑर्डिनेट अगर अल्फा, बीटा और गामा देते हैं तो अल्फा प्लस 0/2 आपका 3/2 है, तो यानी अल्फा की वैल्यू आ गई 3। बीटा प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 है, तो बीटा की वैल्यू आ गई 0। सिमिलरली गामा प्लस 2/2 इज इक्वल टू 1 है, तो गामा की वैल्यू भी आ गई आपकी 0। तो देयरफॉर p डैश का कोऑर्डिनेट हो गया 3,0,0। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं, है ना। तो हमें बस पी एन का लेंथ चाहिए, पी एन वेक्टर का लेंथ, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3/2 होल स्क्वायर, यानी हो गया 9/4 प्लस 1 माइनस 1/2 होल स्क्वायर यानी 1/4 एंड 2 माइनस 1 होल स्क्वायर दैट इज 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा √14/2। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऑल राइट, चलिए आगे देखते हैं। फाइंड द पॉइंट्स इन विच द लाइन दिस एंड दिस मीट्स द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, दैट इज XY YZ एंड ZX प्लेन। ठीक है, और ये दोनों तीनों प्लेन को पी क्यू और आर पे मीट करता है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट पी क्यू आर। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं सवाल। हमारे पास 3 लाइंस दिए हुए हैं, 2 लाइन, इनफैक्ट एक लाइन दिया हुआ है, ये लाइन है ना। लाइन आपका इस तरीके से है कि इस लाइन पे कोई भी वेरिएबल पॉइंट, एनी वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन कैन बी गिवन बाय, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट आपको 1 + 2t दिया हुआ है, y कोऑर्डिनेट -1 -t दिया हुआ है, और z कोऑर्डिनेट आपको 3t दिया हुआ है। ठीक है, तो अब अगर ये xy प्लेन को इंटरसेक्ट करता है तो xy प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, z = 0, है ना। तो z = 0 यानी कहने का मतलब 3t = 0, तो यहां से आपके पास t = 0 आ जाएगा। तो इसके करेस्पॉन्डिंग आपको पॉइंट p मिल गया। वेरिएबल पॉइंट में t की वैल्यू 0 डाल दीजिए, तो 1, -1, 0। ठीक है, YZ प्लेन की अगर हम बात करें तो इसका इक्वेशन होता है x = 0, यानी x कोऑर्डिनेट को हमें 0 करना है, तो 1 + 2t = 0, और यहां से t की वैल्यू आ जाएगी -12। तो इसके करेस्पॉन्डिंग q का कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा, t की वैल्यू -12 डाल दीजिए तो ये 0, ये हो जाएगा -12 और -3/2। ठीक है, सिमिलरली ZX प्लेन की बात करते हैं तो इसका इक्वेशन हो जाता है y = 0,
y कोऑर्डिनेट को 0 कर दीजिए तो -1 माइनस टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई -1। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका r का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, t की वैल्यू -1 पुट कर दीजिए तो ये हो गया -1 0 एंड देन -3। अब आपके तीनों पॉइंट्स आ गए। तीनों पॉइंट्स आ गए तो अब आपको क्या निकालना है, इससे पास करता हुआ प्लेन, एक ऐसा प्लेन जिसमें ये तीनों ही पॉइंट्स लाई करें। तो 3.4 में प्लेन का इक्वेशन लिखने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, तो 3.4 में हमारा लाइन हो जाएगा x माइनस 1 वाई प्लस 1 जेड माइनस 0 तो z ही हो गया, फिर 0 माइनस 1 माइनस हाफ प्लस 1, फिर -3/2 माइनस 0 तो -3/2 ही रह गया, एंड देन -1 तो -2, 0 -1 तो 1 और -3 0 तो 3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, है ना। तो मैं इसके बदले में सीधे -1 लिख लेता हूँ, इसके बदले में सीधे हाफ लिख लेता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई किया हमने तो ये x माइनस 1 का कोइफिशिएंट हो जाएगा -3/2 प्लस 3/2 तो 0, y प्लस 1 इसका अगर हमने कोइफिशिएंट देखा तो -1 इंटू -3 आपका 3 आएगा और -3 ये भी 0 आ गया। एंड z का कोऑर्डिनेट, अगर z का कोएफिशिएंट हमने देखा तो -1 एंड +1 ये भी 0 आ गया। इसका कहने का मतलब ये तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी कहने का मतलब नो सच प्लेन इज पॉसिबल, नो सच प्लेन इज पॉसिबल, क्योंकि प्लेन का इक्वेशन आया ही नहीं। ठीक है, प्लेन का इक्वेशन नहीं आया तो इस तरीके का कोई प्लेन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दीज टू प्लेन्स। तो दो प्लेन के पैरेलल है। हमने ये बात देखी थी कि अगर कोई भी लाइन किसी प्लेन के पैरेलल है तो उसके नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो यानी अगर इसका नॉर्मल हम n1 बोलते हैं, इसका n1 हो जाएगा आपका 6i कैप प्लस 2j कैप एंड प्लस 2k कैप, है ना। और इसका नॉर्मल आपके पास n2 आ गया i कैप प्लस 2j कैप एंड -6k कैप। तो हमारा लाइन जो होगा, ठीक है, अगर लाइन का इक्वेशन हम लोग लिखते हैं x माइनस 1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन b इज इक्वल टू z प्लस 2 अपॉन c। अगर ये हमारा लाइन का इक्वेशन है तो ये ai प्लस bj एंड प्लस ck इज गोइंग टू बी पैरेलल टू n1 क्रॉस n2, है ना, क्योंकि ये n1 के भी परपेंडिकुलर होगा और n2 के भी परपेंडिकुलर होगा। तो एक काम करते हैं ना, इस बार हम n1 क्रॉस n2 निकाल के काम करते हैं। या तो हम सीधे सीधे क्या कर सकते थे, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से a b और c की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन इस बार हम वेक्टर मेथड यूज करना चाहते हैं तो हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो यहां से हम लिखते हैं i j k, n1 का n1 के कंपोनेंट्स हैं 6 2 2, n2 के कंपोनेंट्स हैं 1 2 -6। ठीक है क्या, तो ये हो जाएगा, ये n1 क्रॉस n2 निकाल रहे हैं हम। तो ये हो जाएगा i का कोइफिशिएंट -12 -4 तो -16, माइनस j का कोइफिशिएंट बन जाएगा -36 -2 तो -38 एंड k का कंपोनेंट हो गया 12 -2 तो 10। ठीक है क्या, तो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन हमारे पास क्या हो जाएगा, आप चाहें तो इसमें कॉमन फैक्टर हटा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो -16 +38 और +10 आता, तो आप 2 कॉमन करके हटा लीजिए तो -8 19 और 5 रह जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर आपका लाइन का इक्वेशन आ गया x माइनस 1 अपॉन -8 इज इक्वल टू y माइनस 4
अपॉन 19 इज इक्वल टू z प्लस 2 अपॉन 5। ठीक है, तो ये आपके लाइन का, ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। शो दैट द स्ट्रेट लाइंस दिस एंड दिस आर एट राइट एंगल्स। ठीक है, तो मतलब ये एक अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, ये दूसरा अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि ये दोनों आपस में क्या हैं, राइट एंगल पे हैं। तो देखिए, अगर मैं इसका एक काम करते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं, इसका नॉर्मल n1 बोलता हूं, इसका नॉर्मल n2 बोलता हूं, इसका नॉर्मल n3 बोलता हूं और इसका नॉर्मल n4 बोलता हूं। ठीक है, तो लाइन 1 का अगर डायरेक्शन रेशियो मैंने p वेक्टर बोला, लाइन 2 का डायरेक्शन रेशियो q वेक्टर बोला, तो ये जो p वेक्टर होगा ये हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं n1 क्रॉस n2, है ना, n1 क्रॉस n2। ठीक है क्या, और q वेक्टर हो जाएगा आपके पास ये n3 क्रॉस n4। ठीक है क्या, अब अगर हम p डॉट q को 0 बता देते हैं, ठीक है, p डॉट q को अगर हम 0 बता देते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्लियर कट हम बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइंस आपस में क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। देखिए, आप एक तो डायरेक्टली अगर वेक्टर आपको पता है, यूजुअली ये फॉर्मूला किसी को याद रहता नहीं है तो मैं भी यूज नहीं करूंगा इस क्वेश्चन में। इसको आपको n1 क्रॉस n2 डॉट n3 क्रॉस n4 वेक्टर में हमने इसका एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको वो फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं भी यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा क्योंकि यूजुअली हम उसको याद करने की एडवाइस नहीं करते स्टूडेंट्स को। तो सीधे n1 क्रॉस n2 और n3 क्रॉस n4 ही निकाल लेते हैं। तो चलिए p वेक्टर के करस्पॉन्डिंग हमारा n1 क्रॉस n2 यानी i j k, n1 क्रॉस n2 के करस्पॉन्डिंग ये 3 2 1 और ये हो जाएगा 1 1 माइनस 2। ठीक है, तो p वेक्टर आ गया आपका i का कोएफिशिएंट -4 -1 तो -5, माइनस j का कोएफिशिएंट आ जाएगा -6 -1 दैट इज -7 और k का कोएफिशिएंट आ गया आपके पास 3 -2 तो 1। ठीक है, यानी ये वेक्टर हो गया आपके पास -5 i कैप प्लस 7 j कैप एंड प्लस k कैप। तो ये p वेक्टर हुआ। q वेक्टर निकाल लेते हैं, तो q वेक्टर हो जाएगा n3 क्रॉस n4, तो ये i j k, n3 के करस्पॉन्डिंग ये है 8 -4 -4 और ये है 7 10 एंड -8। ठीक है, तो इसमें i का कोएफिशिएंट बन जाएगा आपका 32 प्लस 40 तो 72 हो गया, माइनस j का कंपोनेंट हो जाएगा -64 प्लस 28 तो -36, है ना, एंड प्लस k का कंपोनेंट हो जाएगा आपके पास, k का कंपोनेंट हो गया 80 एंड प्लस 28 तो 108। ठीक है, अब आप चाहें तो इसका डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में कर लीजिए क्योंकि वो ज़्यादा आसान कैलकुलेशन होगा। तो इसका डायरेक्शन रेशियो हो गया -5 7 और 1, और इसका डायरेक्शन रेशियो अगर हम देखें तो हम 36 वाला फैक्टर कॉमन करके हटा सकते हैं, तो ये 2, 1, -3 आ जाएगा, 2, 1, 3 आ जाएगा। ठीक है क्या, 2, 1, 3, तो देयरफॉर ये dr1 dr2, ठीक है, तो dr1 डॉट dr2 अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा -5 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, और क्लियरली ये इक्वल टू 0 आता है, तो देयरफॉर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, और ये हमने कर दिया प्रूफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which passes through this point and is parallel to the plane this and perpendicular to the line of intersection of planes। अब ये बहुत सारा इंफॉर्मेशन हो गया, ध्यान से देखते हैं।
एक एक करके इंफॉर्मेशन को पहले डिकोड करते हैं। तो हमें एक चाहिए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ठीक है। पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन हमें पता है, तो हमें स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन निकालना है। अब डायरेक्शन निकालने के लिए क्या दिया हुआ है, जो स्ट्रेट लाइन है वो इस प्लेन के पैरेलल है, तो इस प्लेन के पैरेलल है यानी इसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। तो चलिए इसका नॉर्मल फॉर द टाइमिंग मैं n1 बोल देता हूं, ठीक है। इसका नॉर्मल n1 हो गया, और जो लाइन है वो परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स दिस है, ठीक है। तो मतलब इन प्लेन का पहले हमें लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, इन प्लेन्स का हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, और जो हमारा लाइन है वो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसका अगर मैं नॉर्मल n2 है ना, इसका नॉर्मल n3 बोल दूं, तो इस लाइन के करस्पॉन्डिंग इसका डायरेक्शन जो होगा, ठीक है, इसका डायरेक्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, n2 क्रॉस n3। सिमेट्रिकल फॉर्म में, अनसिमेट्रिकल फॉर्म में हमने देखा था ना कि अनसिमेट्रिकल फॉर्म में जो लाइन होता है वो दोनों प्लेन्स के नॉर्मल के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो अब हमें जो लाइन का डायरेक्शन चाहिए वो इसके परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर चाहिए, ठीक है। तो हमारा अगर लाइन का अगर डायरेक्शन वेक्टर हम मान लेते हैं a, ठीक है। तो आपके पास होना चाहिए a डॉट n1 इज इक्वल टू 0 एंड a डॉट n2 क्रॉस n3 इज इक्वल टू 0। यानी a जो होना चाहिए वो n1 के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और n2 क्रॉस n3 के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि a जो हो जाएगा वो तो पैरेलल हो जाएगा फिर n1 क्रॉस n2 क्रॉस n3 के, है ना। अब ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का तो फॉर्मूला हमें पता होता है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, n1 डॉट n3 टाइम्स n2 एंड माइनस n1 डॉट n2 टाइम्स n3, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट निकालना ज्यादा आसान है हमारा, तो n1 डॉट n3, n1 डॉट n3, तो इसके डायरेक्शन रेशियो, इसके डायरेक्शन रेशियो के साथ डॉट ले रहे हैं। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगी, 4 इंटू 1 4, 1 इंटू -1 तो 4 - 1 3 हो गया, एंड 1 इंटू 1 1, तो ये हो जाएगा 4। तो 4 टाइम्स ऑफ n2, n2 कितना है भाई हमारा, ये 2i प्लस j है, ठीक है, माइनस n1 डॉट n2 यानी इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट, तो 4 इंटू 2 8 प्लस 1 इंटू 1 9, तो -9 टाइम्स n3 कितना है, n3 है i माइनस जे एन प्लस के, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8 - 9, तो -i प्लस 4 प्लस 9, तो प्लस 13 जे, एंड देन के कंपोनेंट तो इसमें है नहीं, और इधर आपका -9 के हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर लाइन का इक्वेशन अब बड़े आसानी से हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि अब डायरेक्शन रेशियो मिल चुका है हमें और पॉइंट हमें पहले से पता था। तो x - 2 अपॉन -1 इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन 13 इज इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन -9। तो ये आपका आंसर हो जाए। आप चाहें तो -1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन दिस मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, यहां पे भी हम कुछ थियोरी सीखने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू ही मैं आपका बहुत सारा थियोरी क्लियर करूंगा। तो यहां से हमारे पास एक प्लेन दिया हुआ है, ठीक है, प्लेन दिया हुआ है, ये प्लेन मान लेते हैं, और एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट है हमारे पास 1, 0, -3, और एक लाइन दिया हुआ है, सपोज ये लाइन है हमारा, ठीक है। अब हमसे क्या बोला जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है कि इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस निकालो।
लेकिन ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछा जा रहा है, ये डिस्टेंस इस लाइन के पैरेलल पूछा जा रहा है। मतलब अगर ये पॉइंट ए है तो इस लाइन के पैरेलल मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा और वो अगर प्लेन को बी पे इंटरसेक्ट करता है तो इस ए बी का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अच्छा इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर अगर मैं देखूं तो डायरेक्शन वेक्टर क्या है, 2, 3, -6 है ना। तो सिंस ये लाइन आपस में पैरेलल हैं तो इसका भी जो डायरेक्शन रेशियो होगा इस लाइन का वो भी आपका 2, 3, -6 होगा। तो क्या हम लाइन ए बी का इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये लाइन ए बी 1, 0, -3 से पास होगा और 2, 3, -6 के पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये हो गया x-1/2 इज इक्वल टू y-0/3 इज इक्वल टू z+3/-6। ठीक है, इस पे इज इक्वल टू लैम्डा लेके एक वेरिएबल पॉइंट निकाल लेते हैं। तो वेरिएबल पॉइंट हमारा हो गया इस लाइन पे लाई करने वाला 2λ+1, 3λ एंड -6λ-3। ठीक है, नाउ दिस VP लाइज ऑन, तो ये B का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा, दिस विल गिव यू द कोऑर्डिनेट ऑफ B। और B जो है इस प्लेन में लाई करता है और प्लेन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x - y - z इज इक्वल टू 9। ठीक है ना, तो हम प्लेन में इस पॉइंट को पुट कर देते हैं। तो यहां प्लेन में पुट करिएगा तो आपके पास हो जाएगा 2λ+1 -3λ एन +6λ+3 इज इक्वल टू 9। तो वैल्यू कितनी हो गई, 5λ एन +4 इज इक्वल टू 9। तो क्लियरली यहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई 1। लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई तो बी का कोऑर्डिनेट यहां सीधे सीधे निकल जाएगा। लैम्डा की वैल्यू 1 डाल दीजिए तो 3, 3, -9। ठीक है, बी का कोऑर्डिनेट आ गया, ए का कोऑर्डिनेट आ गया, हमें ए बी का डिस्टेंस चाहिए था तो डिस्टेंस फॉर्मूला से सीधे ए बी निकाल लेते हैं। तो ये 3 - 1 का होल स्क्वायर है ना, प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर एंड प्लस ये हो जाएगा -9 तो ये -9 + 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास 4, 9, 13 और 36 49, तो ये आ गया 7। ठीक है, तो यानी आपका डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द प्लेन मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन ये हो जाएगा आपके पास 7। प्रोसीजर हमने क्या फॉलो किया, अगर इस लाइन के पैरेलल हमें डिस्टेंस मेजर करना है तो इस लाइन के पैरेलल ए से पास होता हुआ एक लाइन का इक्वेशन हम लिख लेंगे और उस लाइन पे वेरिएबल पॉइंट हम लिख लेंगे और उस वेरिएबल पॉइंट को हम प्लेन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। लैम्डा की वैल्यू वापस से हम वेरिएबल पॉइंट में डालेंगे तो हमें बी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ए कोऑर्डिनेट पता था, बी कोऑर्डिनेट मिल गया, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि द प्रोजेक्शन ऑफ दिस लाइन ऑन अ प्लेन पी इज दिस। ठीक है, एंड इफ द प्लेन पासेस थ्रू दिस पॉइंट देन k इज ग्रेटर देन। अब देखिए यहाँ पे एक बार पिक्चर बना के समझने की कोशिश करते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पे एक प्लेन। अब प्लेन का इक्वेशन हमें नहीं पता है, हमें एक लाइन ये L1 पता है और दूसरा लाइन ये L2 पता है और ये पता है कि ये जो L2 है L1 का क्या है, प्रोजेक्शन है। ठीक है, अगर ध्यान से देखें ये L1 और L2 को तो क्लियरली हमें यहां से दिख रहा है कि ये लाइन भी 0,1,1 से पास हो रहा है और ये लाइन भी 0,1,1 से पास हो रहा है। यानी ये दोनों लाइंस जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो 0,1,1 पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो सिचुएशन अब मैं आपको समझाता हूं। सिचुएशन ऐसा कुछ रहा होगा कि सपोज ये हमारा लाइन L1 है। ठीक है, अब इस लाइन का प्रोजेक्शन हम ले रहे हैं, यानी हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हम एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस प्लेन पे डाल रहे हैं और इन सारे फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स को हमने ज्वाइन किया
तो ये जो लाइन बनेगा ये बेसिकली इस लाइन का प्रोजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन मान लेते हैं यहाँ कहीं इस तरीके से लाइन है। ठीक है, अब हमें पता है कि ये जो लाइन है ये भी 0,1,1 से पास होता है और ये वाला भी लाइन 0,1,1 से पास होता है। तो क्लियरली इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें पता है। ठीक है क्या? अब प्रोजेक्शन हमें पता है, दोनों लाइंस के इक्वेशन हमें पता है। तो अगर हमारे पास मान लीजिए, अगर हमारे पास इस लाइन के करस्पॉन्डिंग मतलब प्लेन पे हमें लाई करने वाला एक पॉइंट तो मिल गया। अब हमें ढूंढना क्या है, प्लेन का इक्वेशन निकालना है अल्टीमेटली, तभी जाके हम के की वैल्यू चेक कर पाएंगे। तो ढूंढना ये है कि प्लेन के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल चाहिए हमें। ठीक है, प्लेन के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल चाहिए हमें, है ना, यानी परपेंडिकुलर वेक्टर का इक्वेशन चाहिए। वो कैसे निकलेगा? तो अगर मान लीजिए इस लाइन पे हमने कोई भी वेरिएबल पॉइंट माना, ठीक है, और इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम इस लाइन पे निकालने की कोशिश करें। ठीक है, यहां पे कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम इस लाइन पे निकालेंगे। तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर मिलेगा यही तो हमारा नॉर्मल हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब हमें इस लाइन पे कोई एक पॉइंट चाहिए अदर देन 0,1,1। ठीक है क्या? तो हम क्या करते हैं, इस पे इज इक्वल टू लैम्डा करके हम एक वेरिएबल पॉइंट निकालते हैं। तो इस पे वेरिएबल पॉइंट आ सकता है, देखिए ध्यान से, इस पे वेरिएबल पॉइंट हम लिख सकते हैं 2 लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा प्लस 1, है ना, कॉमा लैम्डा प्लस 1। ठीक है क्या? अब लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए तो ये 0,1,1 आ जाएगा। लैम्डा की कोई भी दूसरी वैल्यू लेंगे तो हमें कोई दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। तो चलिए हम लैम्डा इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट निकाल लेते हैं इस लाइन पे। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग आपके पास जो पॉइंट आएगा वो हो गया 2,3,2। ठीक है क्या? लैम्डा इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट आ गया। अब हमें इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए ऑन दिस लाइन। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का तरीका हमने देखा था, है ना। तो अब हम इस लाइन पे एक वेरिएबल पॉइंट मान लेते हैं, म्यू करके एक वेरिएबल पॉइंट इस लाइन पे मान लेते हैं, और यही इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा फॉर सम वैल्यू ऑफ म्यू। तो इस पे हमारा कोऑर्डिनेट आएगा म्यू कॉमा म्यू प्लस 1 कॉमा माइनस म्यू प्लस 1। ठीक है, तो फॉर सम वैल्यू ऑफ म्यू, ठीक है, फॉर सम वैल्यू ऑफ म्यू, सपोज इसको मैं पॉइंट बी बोल देता हूं और इसको मैं पॉइंट सी बोल देता हूं। तो सी का कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं, हमारे पास आ सकता है म्यू कॉमा म्यू प्लस 1 कॉमा माइनस म्यू प्लस 1। ठीक है क्या? अब ये जो बीसी वेक्टर होगा, ठीक है, बीसी वेक्टर अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 2, या आप सीबी वेक्टर लिख लीजिए। ठीक है, सीबी वेक्टर, तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 2 टाइम्स आई प्लस म्यू प्लस 1 माइनस 3, तो ये अगेन म्यू माइनस 2 टाइम्स जे एन प्लस माइनस म्यू माइनस 1 टाइम्स के। ठीक है, नाउ CB इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है। तो डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन है I प्लस जे माइनस के। तो दिस इज परपेंडिकुलर टू I प्लस जे माइनस के। ठीक है क्या? तो इसका मतलब कि ये हो जाएगा म्यू माइनस 2 इंटू 1 प्लस म्यू माइनस 2 इंटू 1 एंड माइनस 1 इंटू माइनस म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2 म्यू 3 म्यू, 3 म्यू और 2 2 4 एंड प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ गई 1, तो देयरफॉर सी का कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास, म्यू इज इक्वल टू 1 डाल दीजिए, तो ये 1, 2, 0। तो देयरफॉर ये बी सी वेक्टर हमें मिल जाएगा, या सी बी वेक्टर। सी बी वेक्टर आ गया हमारे पास, म्यू की वैल्यू सी बी वेक्टर में म्यू इज इक्वल टू 1 डाल दीजिए, तो -i -j एंड -2k। ठीक है क्या? ठीक है, तो ये प्लेन का नॉर्मल भी तो यही हो जाएगा, तो नॉर्मल टू द प्लेन इसी वेक्टर के पैरेलल हो जाएगा, तो मैं नेगेटिव नहीं लेता हूं, तो नॉर्मल टू प्लेन हमारा हो गया, नॉर्मल टू प्लेन ये हो जाएगा i + j + 2k। ठीक है, तो देयरफॉर प्लेन का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा 1 इंटू, कौन से पॉइंट से पास करता था? k -2, सॉरी, प्लेन पास करता था किस पॉइंट से? 0, 1, 1 से, तो 1 इंटू x -0 प्लस 1 इंटू y -1 एंड प्लस 2 इंटू z -1 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया x प्लस वाई प्लस 2z, और कांस्टेंट टर्म कितना आया? -3 इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया हमारे प्लेन का इक्वेशन, और इस प्लेन पे ये पॉइंट लाई करता है k, -2, 0। तो इस पॉइंट को अब हम इस प्लेन पे पुट कर देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को इस प्लेन पे पुट कर देते हैं। जैसे ही आप पुट करोगे आपके पास वैल्यू हो जाएगी k -2 प्लस 0 -3 इज इक्वल टू 0, है ना? तो यानी यहां से k की वैल्यू आ गई 5। k की वैल्यू 5 आ गई। हमसे पूछा गया था कि k इज ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 5 नहीं होगा, ग्रेटर देन 4। तो 2, 3 एंड 4 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो दिस बेसिकली कंप्लीट्स द एंटायर 3D। ठीक है, 3D में हमने शुरुआत करी थी पॉइंट और कोऑर्डिनेट्स को समझने से, फिर डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो हमने समझा, फिर हमने प्लेन के बारे में समझा, और फिर हमने लाइन के दो फॉर्म्स देखे, एक सिमेट्रिकल फॉर्म और एक अनसिमेट्रिकल फॉर्म। ठीक है, तो यहां पे हमने कई बार थियोरी को ड्यूरिंग ड्यूरिंग सॉल्विंग द क्वेश्चन हमने कई बार थियोरी को समझा है। तो आई होप ये आपको पूरी तरीके से 3D में प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा फॉर द अपकमिंग एडवांस एग्जामिनेशन, and even if you are preparing for 2025 advanced examination, this is still going to be very very helpful for you. So I hope you enjoyed this entire session of 3D। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेंगे उसको भी पूरी डिटेल में ही लेने की कोशिश करेंगे। So keep watching the videos on this channel. A lot of exciting things are going to come. बस आपसे मैं थोड़ी यही गुजारिश करूंगा कि इफ यू विल हेल्प मी टू ग्रो दिस चैनल, देन आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, राइट? सो दैट ये मुझे मोटिवेट करेगा और भी एक्स्ट्रा मेहनत करके और भी अच्छे कंटेंट लाने में। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी बताइए। आप हर एक बंदे, किसी भी दो दोस्त को अगर आप बताते हैं इस चैनल के बारे में, तो आपका बेनिफिट तो होगा ही, उन दो दोस्तों का भी बेनिफिट होगा, और साथ साथ ये हमारे चैनल को भी ग्रो करने में हेल्प करेगा। ठीक है, सो डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द वीडियो ऑन दिस चैनल, और उस पर कॉमेंट करिए कि आपको किस सेक्शन में परेशानी है, किस सेक्शन में आप मुझसे और भी ज्यादा क्लैरिफिकेशन की चाह रखते हैं। हो सकता है ये इस वीडियो में ही आपको कुछ चीजें पूछनी हो, या फिर इस वीडियो के अलावा भी सब्जेक्ट में कहीं भी कोई परेशानी हो, तो आप नीचे इस वीडियो के कमेंट करिए। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि हर कमेंट का रिप्लाई करूं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नए सेट ऑफ वीडियोस के साथ।
टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, इंजॉय करिए अपनी लर्निंग, स्ट्रेस मत लीजिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है, रिजल्ट हमेशा अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।